तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लाइव सेशन के अंदर। फ्रेंड्स, कल आपका जो है RSIT एग्ज़ाम जो है आयोजित होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट को है बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर कल काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि आप सभी जुड़े थे RSIT के नंबर 1 चैनल के साथ में। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें एंड कमेंट करें, है ना। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर बनता है आप सभी जो है कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे ताकि हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से किस किस की आवश्यकता होती है ना। तो अगर आपको इंटरनेट का यूज़ करना है तो देखो, सबसे पहले तो ISP की आवश्यकता होती है ना। ISP इंटरनेट सेवा की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा मॉडेम की आवश्यकता होती है, वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है ना। ISP का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बार कोड रीडर क्या है ना। BCR का पूछा है। BCR, देखो सबसे पहले तो BCR का पूरा नाम पूछे तो इसका पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। तो इनपुट युक्ति है या फिर आउटपुट युक्ति, प्रसंस्करण युक्ति या फिर भंडारण युक्ति। तो आपको याद रखना है बारकोड रीडर क्या होता है, एक इनपुट युक्ति है। यानी कि BCR का यूज़ हम किसी प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी लेनी है तो इसका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कौन सा प्रिंटर जो है कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे बिंदुओं का तेजी से छिड़कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है ना। तो स्याही नाम दिखे आपको तो आपको एक नाम याद रखना है ना। क्या याद रखोगे आप? इंकजेट प्रिंटर, है ना। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, यानी कि स्याही की छोटे छोटे बिंदुओं का तेजी से छिड़क कर क्या करता है, इमेज को प्रिंट करता है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। लेज़र का पूछे तो ये क्या करता है, टोनर का यूज़ करता है। फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर मैं आपको जो है टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन बताने वाले हूँ ना, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास पे आपको क्या करना है, एंड तक रहना है ना, ताकि जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए। और जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी का जो है तहे दिल से स्वागत है इस मंच पे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन पूछा है कि यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती हैं। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेब फाइल, कुकीज़, वेबसाइट या फिर टेम्पलेट, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि आपको याद रखना है कुकीज़। यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती हैं, कुकीज़ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपसे पूछा है कि लैन प्रयुक्त होता है। सबसे पहले तो देखो, लैन होता क्या है आपको याद रखना है ना। ये नेटवर्क का प्रकार है, यानी कि किसके टाइप्स होते हैं, नेटवर्क। और नेटवर्क के टाइप आपको याद रखना है। देखो क्या क्या होता है, लैन। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, तब तक आपको इसका आंसर देना है ना। देखो, लैन होता है, इसके अलावा मैन होता है, इसके अलावा होता है वैन, और एक आपका होता है पैन। यानी कि मैंने यहाँ आपके सामने जितने भी नाम बोले हैं ये नेटवर्क के टाइप्स होते हैं ना। लैन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। सबसे बड़ा नेटवर्क आपका होता है वैन। पैन का पूरा नाम पूछे ना नेटवर्क के संदर्भ में, तब तो होगा क्या हो जाएगा यहाँ से, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आपसे पूछे है ना कि ब्लूटूथ किस प्रकार का किस नेटवर्क का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है ना पैन प्रकार का नेटवर्क है। यानी कि लैन का पूरा नाम आपको मैंने बताया है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्थानीय क्षेत्र में यूज़ होने वाला आपका नेटवर्क कौन सा होगा, लैन, है ना, लोकल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया जो है माउस से संबंधित है, ड्रैग करना, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या फिर उपरोक्त सभी, है ना। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। यानी कि माउस, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि माउस से संबंधित कौन कौन सी है। ड्रैग भी कर सकते हो और सिंगल क्लिक भी कर सकते हो और डबल क्लिक भी कर सकते हो ना। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं ना। देखो, आपको बाईं ओर का बहुत बार बता दिया ना, बाईं ओर से डिलीट का पूछे तो अब आपको याद रखना है बैक स्पेस। जबकि अगर आपको पूछे दाईं ओर से ना,
तो दाएं ओर से आपको याद रखना है, डिलीट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कर्सर को डिलीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीआई का पूर्ण रूप है ना, तो क्या होगा जल्दी से बताओ। यूपीआई का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने डॉस, लिनक्स, विंडोज या फिर ओरेकल है ना। तो आप सभी ने नाम सुने हैं, डॉस आपका होता है, लिनक्स आपका होता है, विंडोज़ भी होता है, यानी कि ओरेकल है, ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी का जो है एक बार फिर से स्वागत है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, इस कथन का उत्तर देना है आपको, यानी कि कौन सा विकल्प जो है विकल्प सही दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं ना, तो ये गलत है या फिर सही है, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सही, गलत या फिर ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी सस्ते नहीं होते हैं ना, महंगे होते हैं, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से क्या होता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और निम्न में से कौन सा जो है एक पेज ओरिएंटेशन है ना, पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि पेज की स्थिति बताता है ना, कि पेज आपको किस प्रकार में रखना है। ओरिएंटेशन अगर पूछे कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो होते हैं। देखो, एक आपका पोर्ट्रेट होता है, दूसरा आपका होता है लैंडस्केप है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। ओरिएंटेशन के दो टाइप्स होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप है ना। अगर ऐसे फॉर्मेट में आपका पेज है, सीधे फॉर्मेट में है, तो वो आपका हो जाएगा पोर्ट्रेट, और ऐसे चौड़े फॉर्मेट में है तो वो हो जाएगा आपका लैंडस्केप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडी कौन सा डिवाइस है ना। सबसे पहले तो मीडी का पूरा नाम आपको याद रखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये कौन सा डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस है ना। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। इसका यूज जो है संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और निम्न में से कौन सा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। इम्पैक्ट के क्वेश्चन आपके सामने आए थे, अब की बार आपसे पूछा है कि कौन सा प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट है। तो आपको याद रखना कि प्रिंटर आपके दो टाइप्स के होते हैं ना। कौन सा होता है, एक तो आपका होता है इम्पैक्ट, और जबकि दूसरा आपका होता है नॉन इम्पैक्ट है ना। तो इम्पैक्ट जो प्रिंटर है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो आपका होता है करेक्टर और एक होता है लाइन प्रिंटर है ना। करेक्टर के अंदर आपने नाम सुना होगा, डेजिबल होता है आपका, डॉट मैट्रिक्स होता है, और लाइन के अंदर आपके होते हैं ना लाइन प्रिंटर है, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर है ना। लेज़र है, इंकजेट है, थर्मल प्रिंटर है, ये सभी जो है और नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ब्लू रे डिस्क की अधिकतम क्षमता कितनी होती है, यानी कि ब्लू रे डिस्क की अधिकतम भंडारण क्षमता कितनी होती है। 10 GB से 20 GB, या फिर 20 GB से 30 GB, या फिर 50 GB से 500 GB, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ऐसा डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है ना। ऐसा डिवाइस आपको बताना है जो इनपुट की तरह भी काम करता है और आउटपुट भी वापस देता है ना, अंदर भी लेता है और वापस परिणाम भी आपको बाहर देता है। मॉनिटर, फैक्स मशीन, स्पीकर या फिर प्रिंटर। तो मॉनिटर आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है ना, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। इसके अलावा आपको नाम दिखाई दे रहा है ना फैक्स मशीन, तो ये क्या करता है, इनपुट भी होता है और क्या करता है, आउटपुट भी होता है ना। इसके अलावा आपको एक नाम याद रखना, मॉडेम। मॉडेम भी आपका कौन सा डिवाइस है, इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है। तो वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को सेल्स बोला जाता है, या फिर वर्कशीट, ब्लॉक लाइन या फिर ग्रिड लाइन। तो आपको याद रखना है ग्रिड लाइन बोला जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और यहाँ पे आपको पूछा गया है
प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या फिर सेटिंग विकल्प के द्वारा इंस्टॉल किया जा सकता है ना। तो कंट्रोल पैनल के अंदर जाके हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस यूज़ करके, उसके बाद में प्रिंटर, फिर ऐड ए प्रिंटर का यूज़ करके, तो इसके द्वारा भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं ना। दूसरा ऑप्शन है सेटिंग डिवाइस के अंदर जाके डिवाइस पे क्लिक करना, फिर प्रिंटर एंड स्कैनर, फिर ऐड अ प्रिंटर और स्कैनर का यूज़ करके, यानी कि दोनों के द्वारा आप कर सकते हो इंस्टॉल। तो ऑप्शन सी आप सभी का क्या हो जाता है, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमले करता है। वर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स या फिर गोस्ट वायरस है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और रेट्रोवायरस आप सभी का है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी का जो है एक बार फिर से स्वागत है। जो भी स्टूडेंट क्लासेस को अभी जो है देख रहे हैं, सभी जो है क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, है ना। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विंडोज़ 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल और फोल्डर में छिपे दृश्यमान बना सकते हैं। होम का यूज़ करके, व्यू, शेयर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किसका यूज़ करके, यानी कि व्यू टैब जो है इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, फाइल और फोल्डर में छिपे दृश्यमान बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए और निम्न में से क्या किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करना है ना, तो F5 कुंजी को दबा सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। स्लाइड शो मेन्यू में जो व्यू ऑप्शन होता है ना, उसको भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके राइट है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों का यूज़ करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इस क्लास के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के अंदर आपको एंड तक रहना है, ताकि जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए। आपसे पूछा गया है ना वक्तव्य, यहाँ पे बताना है कि रैम एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। दूसरा वक्तव्य आपके सामने है कि रोम एक नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है ना। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताएं ना। तो मैंने आपको कितनी बार ये बताया हुआ क्वेश्चन है ना कि रोम एंड रैम के बारे में। देखो रैम है, सबसे पहले इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। ये क्या करती है कि ये जो मेमोरी आपकी वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है ना। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर प्रकार की मेमोरी। तो पहला कथन आपका बिल्कुल ही सत्य है। दूसरा है कि रोम एक नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है ना। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थिर मेमोरी, यानी कि इसके अंदर एक बार डेटा सेव करने के बाद आप उसको वापस देख सकते हैं ना। जब तक आप सेव नहीं करते वो आपके रैम के अंदर होता है, और जैसे आप उसको सेव कर देते हैं तो वो आपका रोम में चला जाता है। तो ये स्थिर मेमोरी होती है। तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य है, यानी कि रैम एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है और जो रोम है वो एक नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। तो ए और ऑप्शन बी जो है दोनों सही है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो कंप्लीट फीचर, फॉर्मेटिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो ऑटो करेक्ट फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है ना। तो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे ना दो आधार पे होता है। फर्स्ट आपका होता है स्टोरेज है, कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड आपका होता है ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको पूछा है ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि एनालॉग होता है, डिजिटल होता है एंड हाइब्रिड होता है। तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर स्टोरेज है, परफॉर्मेंस है, साइज है, आकार भंडारण क्षमता के आधार पे अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना ना, सबसे पहले आपका होता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर जो है वर्गीकरण नहीं है, यानी कि कौन सा कंप्यूटर जो है उस वर्गीकरण नहीं है। मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या फिर नोटबुक। मैंने अभी आपको 4 नाम बताया ना, आकार भंडारण और क्षमता के आधार पर। देखो आपका मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है, नोटबुक। ये जो आपको नोटबुक नाम दिखाई दे रहा है ये माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है ना। ये तीनों तो होते हैं, जबकि मैक्स फ्रेम कोई नहीं होता है वर्गीकरण। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, MICR का पूरा नाम है ना। सबसे पहले देखो MICR का यूज़ कहाँ पे होता है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में होता है। जो बैंक चेक होता है उसको पढ़ने का काम कौन सी मशीन करती है, MICR। तो इसका पूरा नाम ऐसे हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम। रैम का पूरा नाम मैंने आपको बताया था ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूछे तो आपको बताना है रीड ओनली मेमोरी। अगला है WORM का पूरा नाम पूछा है ना। और तो पहला ऑप्शन है राइट वंस रीड मैनी, राइट ओपन रीड मैनी, और राइट ऑपरेटिंग रीड मैनी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम होगा, जल्दी से बताओ आप। यानी कि WORM का पूरा नाम होता है राइट वंस रीड मैनी। किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन ड्राइव, स्मार्ट कार्ड, सिक्योर, डिजिटल कार्ड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे, यानी कि ये जो पेन ड्राइव है इसको किसके नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से किसका उपयोग आप जो है क्या कर सकते हैं, वीडियो गेम्स ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं। कोर्टाना, विंडोज स्टोर, क्विक लॉन्च, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। तो विंडोज स्टोर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कंप्यूटर के अंदर, विंडोज 10 के अंदर, यानी कि वीडियो गेम्स है और ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए। कोर्टाना का पूछिए तो ये पर्सनल वॉइस असिस्टेंट होता है, और इसका यूज़ जो है सर्च बॉक्स की तरह किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। मैथ इनपुट पैनल, स्नैपिंग टूल, ब्राइटनेस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप स्नैपिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। और मैथ इनपुट पैनल का यूज़ है मैथमेटिक्स से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी या से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, MS-DOS, या फिर विंडोज़ XP। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, जल्दी से आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, MS-DOS, या फिर विंडोज़ XP। यानी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा MS-DOS। MS-DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है ना। ये किसका उदाहरण है, सिंगल टास्किंग का, यानी कि एक समय में एक ही काम को करता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वक्तव्य आपको बताना है ना। एक लिखा हुआ है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट फोल्डर में रखा जाता है। दूसरा वक्तव्य है कि ईमेल में आधे अधूरे मैसेज जो है स्पैम में रखे जाते हैं ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ईमेल से संबंधित। सबसे पहले ईमेल का पूरा नाम आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके अंदर BCC का मतलब पूछे तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, CC का मतलब पूछे तो कार्बन कॉपी होता है ना। इसके अलावा इसके अंदर आपसे पूछेगा कौन सा जो है ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है, तो आपको एक नाम याद रखना है। क्या याद रखोगे आप, यानी कि जो आप कंपोज होता है वो ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं होता है। इसके अलावा फोल्डर पूछे तो ट्रेस होता है, आपका इनबॉक्स होता है, स्पैम होता है, और ड्राफ्ट होता है, सेंड होता है। जितने भी मैंने आपके सामने नाम बोले हैं ये जो है किसके उदाहरण है, यानी कि ईमेल में क्या होते हैं, फोल्डर होते हैं। एक आपको अटैच का पूछेगा है ना, अटैचमेंट का, यानी कि फाइलों को भेजने के लिए ईमेल में हम किसका यूज़ करते हैं, अटैचमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है ना, कि देखो ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को तो किस में रखा जाता है, ट्रेस फोल्डर में रखा जाता है। तो पहला तो आपका बिल्कुल ही गलत है। ईमेल में आधे अधूरे मैसेज स्पैम में होते हैं ना, तो स्पैम में तो आपके क्या होते हैं, जंक मेल होते हैं या फिर अनचाहे मैसेज होते हैं। तो ये भी आपका क्या होता है, कथन जो है गलत है ना। तो ड्राफ्ट में आपके क्या होते हैं, आधे अधूरे मैसेज होते हैं। ट्रेस में डिलीट की गई मेल होती है, सेंड में आपके द्वारा भेजी गई मेल होती है, इनबॉक्स में प्राप्त मैसेज होते हैं, और स्पैम में क्या होते हैं, जंक मेल होते हैं, या फिर आप इसको अनचाहे मैसेज बोल सकते हो। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। आपसे एक तो पूछेगा
सर्च इंजन और एक पूछेगा आपको वेब ब्राउज़र के उदाहरण ना। तो सर्च इंजन के आपको उदाहरण याद रखने हैं, गूगल याद रखना है। केवल गूगल नाम दिखे तो वो आपका होगा सर्च इंजन, बिंग होता है और याहू है ना, तीनों नाम किसके हैं और सर्च इंजन के उदाहरण है। तो गूगल आप सभी का यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? अगस्त 2014, मार्च 2015 या फिर सितंबर 2014 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगस्त 2014 याद रखना है ना, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सा जो है ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा जो है ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं है। तो समय की बचत होती है अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो ना, तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है। लागत बचत होती है, खाते की सुरक्षा भी होती है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये आपका इसकी जो है इसका एक फ़ायदा नहीं है ना। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से सही को सम्मिलित करना है, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसके अंदर से बताना है कि कौन सा जो है राइट दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कि राज ई वर्ल्ड एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, राज ई साइन एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, राज ई ज्ञान एक शैक्षणिक पोर्टल है और ई बाजार क्या है, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर है। तो इसके अंदर से आपको राइट बताना है कि राज ई वर्ल्ड क्या है, आपका एक एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ना। तो ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होती है। राजस्थान सरकार द्वारा चलित क्लाउड स्टोरेज का भी उदाहरण है आपका राज ई वर्ल्ड। राज ई साइन आपका क्या होता है, कस्टमाइज क्यूआर और फोटो डिजिटल एक हस्ताक्षर प्रणाली है। तो ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है। ई बाजार आपका क्या एक ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, राजस्थान सरकार द्वारा चलित, तो ये भी आपका गलत है। जबकि राज ई ज्ञान क्या आपका एक शैक्षणिक पोर्टल है। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं? मनोरंजन साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स या फिर सर्च इंजन। तो कुछ खरीदने और बेचने के लिए जो यूज़ होने वाली वेबसाइट है वो आपकी आती है ई कॉमर्स के अंदर, है ना। तो सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी कौन सी होती है, और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, जितने भी नाम बोले ये आपको पता होंगे ना, ये आपके सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। और ट्विटर भी है। इसके अलावा आगे आपके सामने क्वेश्चन है कि जन आधार सूचना पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है। यानी कि सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है क्या, पोर्टल का URL दिया हुआ है ना, इस पे जाके आप क्या कर सकते हो, सूचना प्राप्त कर सकते हो। और सरकार के सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पे उपलब्ध करवाना अगला ऑप्शन है। आम जन को सरकारी विभागों और प्राधिकरणों या फिर निगम की सूचनाओं आसानी से उपलब्ध करवाना ना, तो ये तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। और सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर देना, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। ये जो आपके सामने वेबसाइट दी हुई है इससे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं ना, जबकि आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण की आवश्यकता होती है क्या, तो ये नहीं होती है ना, इसके लिए आधार पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, SSO के तहत नागरिक जो है पंजीकरण कैसे कर सकता है? सबसे पहले SSO का पूरा नाम याद रखना है, और सिंगल साइन ऑन होता है ना। तो इसके अंदर अगर आपको SSO के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आधार नंबर के जरिए कर सकते हो, आप पामाशा क्रमांक के जरिए कर सकते हो ना, गूगल से भी कर सकते हो। पामाशा की जगह आपको ऑप्शन मिल सकता है जन आधार के जरिए भी कर सकते हो। तो ऑप्शन सी आप सभी का ऐसे क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, SSO का उद्देश्य क्या है ना, और सहायता डेस्क लागत को कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता बढ़ा देता है या फिर उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी है ना, सहायता डेस्क लागत को कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता बढ़ा देता है ना, उपरोक्त सभी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। और जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी का जो है एक बार फिर से संध्या क्लासेस तहे दिल से स्वागत करता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है ना।
क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज, तो ये तो आपका बिल्कुल ही सत्य है। अगला है आयुष्मान भारत योजना का व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार शामिल है, तो ये भी आपका राइट है। आईपीडी में रोगियों को नकद इलाज से ना नकद रहित इलाज, ये भी आपका राइट है। जबकि आपको दिया हुआ है कि अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी की सुविधा है ना, ये आपका नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि से लागू किया गया है? 1 जनवरी 2019, 1 जुलाई 2019 या फिर 1 सितंबर 2019 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको लागू किया था 1 सितंबर 2019, ऑप्शन सी या से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम है सिस्टम एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या फिर सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजमेघ के संदर्भ में आपसे पूछा गया ना, तो राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसी के संदर्भ में पास का पूछे तो याद रखना है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। राजमेघ होता क्या है? राजस्थान सरकार का एक क्लाउड है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि गलत युग्म की पहचान करनी है। तो राज ई साइन कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है क्या? मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़े टाइम पहले, तो ये तो आपका बिल्कुल ही राइट है। अगला ऑप्शन है राज एईएम क्या एक एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म है, ये भी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला ऑप्शन है राज जो है जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होता है, ये भी आपका राइट है। जबकि आपको ऑप्शन दिया हुआ है राज्य सेवा द्वारा है ना, ये राजस्थान सरकार द्वारा शेयर किया गया जीआईएस नहीं होता है। जीआईएस तो आपका कौन सा होता है? राजधरा होता है ना। कौन सा होता है? राजधरा। जीआईएस का पूरा नाम पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो आपको याद रखना है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीपीएस का पूछे तो याद रखना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए और दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में, या फिर एक शब्द जो याद रखना आसान होता है जैसे कि पालतू जानवर का नाम हो सकता है। अगला है आपका पूरा नाम या फिर नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण अक्षर और संख्याओं का संयोजन हो ना, तो ये वाला आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो सकता है। यानी कि अगर आपको मजबूत पासवर्ड बनाने हैं तो जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो, अक्षर हो या फिर संख्याओं का पूरा क्या हो, संयोजन हो। अगला क्वेश्चन है भारतीय आईटी अधिनियम 2000 जो है इसके नियम जो है किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? तो आपको याद रखना है ना कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 जो है नियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसको नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो ऑप्शन सी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी या से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ना कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है ना। धारा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर बनेगा तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा है ना। आपको पूछा है कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 67 या फिर सेक्शन 43। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 65 का मतलब तो क्या होता है कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना। 66 लिखा हुआ इसका मतलब होता है हैकिंग और कंप्यूटर अपराध। 67 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 43। तो 43 का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना है ना। और 67 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना। यानी कि मैंने आपको बता दिया ना जो भी इम्पोर्टेंट है स्रोत को ये कंप्यूटर कोड, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा है ना अगर स्रोत कोड से संबंधित आपको पूछा तो। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ है। डीएस स्पाइसिंग, फिशिंग, सेशन हाईजैक या फिर उपरोक्त सभी। तो किसके द्वारा चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य जगह पे ले जाते हैं? तो डीएस स्पाइसिंग है ना, ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने निम्न में से कौन सा जो है मेलवेयर का कार्य नहीं है ना, कि मेलवेयर का कार्य कौन सा नहीं है? कंप्यूटर से डेटा को नष्ट करना, तो ये तो इसका कार्य है। कंप्यूटर से डेटा को चोरी करना, ये भी इसका काम है।
कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना ना, ये इसका काम नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, आप सभी को जो है इसका आंसर बताना है। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जिसमें आपके पासवर्ड हो सकते हैं, नाम है, जन्म तिथि है या फिर पिन आदि है ना। पासवर्ड अटैक, फिशिंग, मेलवेयर, टाइजिंग या फिर डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा यहाँ से इसका राइट आंसर, यानी कि फिशिंग के अंदर पूरा ये मांगा जाता है ना। तो ऑप्शन बी आप सभी का जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ना। तो आज की ये जो क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ना, ताकि इसके बाद अभी जितनी भी क्लासेस आने वाली है उस सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगी ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आप सभी को जो है गुड नाइट एंड कल होने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को है बेस्ट ऑफ लक।